नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ रिमसोनी। ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है खनिज एवं सेल। इस चैप्टर के अंतर्गत हम अपने पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक तत्वों जिन्हें खनिजों का नाम दिया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से हमारी भूप्रपट्टी का निर्माण शैलों के जरिए हुआ है इसके बारे में भी हम इस अध्याय में ब्रीफली पढ़ेंगे। हमारी जो 11th क्लास की ज्योग्राफी है ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले आगे जो और चैप्टर हैं इनको पढ़ने के लिए आपको शुरू के चैप्टर्स के 4th वीडियोस देखनी पड़ेगी। यदि आप शुरू से वीडियो को देखते हैं तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं आएगी। आशा करती हूँ आप सभी से कि आप पहले की वीडियो देखकर फिर चैप्टर नंबर 5 की वीडियो स्टार्ट करें, क्योंकि सीरीज़ वाइज है सारा चैप्टर। किस प्रकार से हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, फिर महासागर महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं और अब इसके बाद खनिज और शैलों के बारे में पढ़ते हैं। देरी ना करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं जहाँ पे हम खनिज और शैलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने अध्याय की शुरुआत करते समय हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जो मौजूद तत्व होते हैं जो खुदाई के ज़रिए से हमें प्राप्त होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, इन सब के बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर तत्व। हमारी जो पृथ्वी है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनी है, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तत्वों की विद्यमान स्थितियां पाई गई हैं। भूपर्पटी पर अलग अलग ही तत्व मिलते हैं। उन तत्वों के मिलने के बाद एक दूसरा तत्व विभिन्न प्रकार का पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। माना जाता है पृथ्वी का 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है और जो 8 तत्व होते हैं वो सब हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, जो खनन विधि द्वारा, खुदाई द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तत्वों के आपस में संयोजन से विभिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण होता है। इन खनिजों का निर्माण मूलतः मैग्मा के ठंडे हो जाने के बाद ही हमें मिलता है, ठीक है। खनिजों का प्रयोग हमारे भारत में और हमारे विश्व में बहुत जोरों तौरों से बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। खनिज इतनी मात्रा में विद्यमान है कि बिना खनिज के आजकल के जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाज होते हैं, जो भी अलग अलग इंडस्ट्री होती है, उनका भी चलना इम्पॉसिबल होता है। खनिज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसके खनिज के बारे में। खनिज एक प्रकार का प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व होता है, ठीक है, जो हमें नेचर के द्वारा मिलता है, जिसमें क्रमबद्ध प्रमाणिक संरचना, मतलब कि एक सीरीज वाइज संरचना मिलती है, अलग अलग तरह तरह की निश्चित रासायनिक संगठन, ठीक है, और भौतिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं। इन खनिजों के अंतर्गत ये सब खनिजों का निर्माण लेती है। खनिज एक प्रकार से प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई तत्व होती है जिसका मानव अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है। ये एक बात याद रखना, यहाँ पे जो भूपर्पटी है, जो पृथ्वी का ऊपरी आवरण है, यहाँ पर 2000 प्रकार के खनिज को पहचाना गया है, लेकिन अगर वर्तमान के समय की बात करें तो यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा खनिजों की पहचान की गई है, ठीक है। अब इनमें से कुछ खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। हम सब खनिजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके बुक में वो सब ऑलरेडी दिया गया है। मैं आपको मेन कुछ खनिजों के बारे में बताना चाहूँगी, जैसे है फेल्डस्पार। ये जो खनिज होता है ये सिलिकॉन ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। फेल्डस्पार जो खनिज होता है वो बना होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मात्रा से बना होता है। पृथ्वी की परपटी का आधा हिस्सा इन्हीं खनिजों से बना है। इसका जो हल्का रंग होता है क्रीम कलर का, इसका जो कलर होता है वो क्रीम कलर का होता है और थोड़ा सा हल्का गुलाबी भी होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच बनाने में इस खनिज का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। क्वार्टेज की बात करें तो क्वार्टज का जो कलर होता है वो थोड़ा सा वाइट होता है और थोड़ा सा रंगीन होता है, ऐसे नहीं कि प्रॉपर वाइट हो, थोड़ा बहुत कलर तो जाता ही है। इस खनिज का उपयोग हम रेडियो या रडार में करते हैं। जो रेडियो तारे, मतलब जो रेडियो के ऊपर जाती है, जो अंतरिक्ष तक जाती है, उन सब में इन खनिजों का प्रयोग होता है। ये कठोर खनिज होते हैं तथा पानी में हमेशा अघुलनशील होते हैं। यदि ये कठोर है तो ये पानी में घुल तो सकते नहीं हैं, तो ये अघुलनशील की प्रवृत्ति वाले खनिज होते हैं।
पायरोक्सिन की बात करें तो पायरोक्सिन जो होता है इसमें 10% भूपर्पटी पर पायरोक्सिन से बना होता है। जो भूपर्पटी का जो भाग होता है उसमें पायरोक्सिन की मात्रा 10% होती है। इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिकेट शामिल होते हैं। सामान्यतः ये उल्का पिंड में पाया जाता है जो अंतरिक्ष में घूमते हैं। इसका रंग हरा या फिर काला होता है, लाइक डार्क कलर होते हैं। ठीक है, अब हो गए, हमने खनिजों के बारे में पढ़ लिया है। खनिजों के कुछ तत्वों के बारे में पढ़ लिया जो हमारे आसपास विद्यमान होते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये खनिजों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में वो खनिज आते हैं जिनमें धातुओं का अंश मौजूद होता है या धातुओं की कुछ निशानियां रहती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज उन्हें कहा जाता है जिनमें धातुओं का अंश नहीं होता है, उसमें धातुओं का अंश नहीं होता है, उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे धात्विक खनिज हो गया हमारा, इन खनिजों में धातुओं का अंश होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही है। इन खनिजों को पिघलाकर इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। ठीक है, पिघलाकर अनेक अनेक चीज़ों का निर्माण भी कर सकते हैं। ये कभी नष्ट ना होने वाले खनिज होते हैं। इन्हें जैसे कि लोह, आलोह खनिजों में बांटा जा सकता है। लोहा, तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम आदि ये सभी इन खनिजों के उदाहरण हैं। हम लोहे को पीट पीट कर एक शीट में परिवर्तित कर सकते हैं और उसी शीट को हम किसी प्रकार का आकार दे सकते हैं, उसको हम वापस रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया धात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज में धातुओं का अंश नहीं होता है, धात्विक खनिज में धातुओं का अंश होता है। इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता है, ना ही इनको पीट पीट कर कोई आकार भी दिया जा सकता है। ठीक है, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, जैसे गंधक, फास्फेट और नाइट्रिक। धात्विक खनिज के अपोजिट अधात्विक खनिज आपका होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेलों के बारे में, जिससे जो सेलों के निर्माण से हमारी भूपर्पटी की संरचना की गई है, जैसे अवसादी सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरण सेल इत्यादि। पृथ्वी का ऊपरी भाग सेलों से बना होता है। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इस आसपास समुद्र का इलाका है, ये जो भाग होता है ये सेलों से बना होता है। एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर सेलें बनती हैं। बहुत सारे खनिज को संयोज करके उनको एक सेल का रूप दिया जाता है, जो हमारे भूपर्पटी के ऊपरी भाग में मौजूद होती है। साधारण मिट्टी से लेकर कठोर चट्टानों तक की सेलें पाई जाती है। ठीक है, हमने छोटी क्लास से पढ़ा होगा कि सेल, अवसादी सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरण सेल। हम इसी चीज़ को 11th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत भी हम पढ़ने वाले हैं। खनिज और ये सेल है, ये आपको लाइफ टाइम पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये जो खनिज और सेल होती है ये आपसे कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अगर आप 11th क्लास में अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो आपको आगे चल के यूनिवर्सिटी में या और कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली है। सेलों के प्रकार, पहला होता है आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा कायांतरी या रूपांतरण सेल। अब हम सबसे पहले सेलों की बात करें तो सेलों के बारे में पढ़ लिया। जो पृथ्वी की ऊपरी भाग होती है वो सेलों से बनती है। और सेल कैसे बनते हैं? बहुत सारे खनिजों को मिलाकर सेलों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं आग्नेय सेलों की। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सेल लावा एवं मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। जब वो ठंडा हो जाता है लावा या मैग्मा, तो वो एक कठोर बन जाता है। ठीक है, एकदम टाइट सा कठोर वस्तु या तत्व बन जाता है जो पृथ्वी पर मौजूद रहता है। ये सेल अपारगमय होती है, यानी कि पानी या तरल पदार्थ इनसे रिसकर अंदर नहीं जा सकता। इतना ज़्यादा कठोर होता है कि इसमें पानी या कोई भी लिक्विड जैसी चीज़ इसके अंदर नहीं जा सकती है। इसमें जीवाश्मों के अवशेष भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी के फटने के बाद, मेग्मा या लावा के ठंडे होने के बाद बनती है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी जीवाश्म या जीव जंतु नहीं मिल सकते। ग्रेनाइट, ग्रेवा बेसाल्ट आदि इसके उदाहरण को अच्छे से पढ़ लेना। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में उदाहरण आपके नंबर को खींचता है। ठीक है, यदि आप उदाहरणों को सही से पढ़ के जाते हैं तो आपके नंबर पक्के होते हैं।
अवसादी सेल की यदि हम बात करें तो अवसादी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। ठीक है, सुव्यवस्थित होना या व्यवस्थित होना इसका अर्थ होता है। नदियों, पवनों, हिमानियों आदि के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित सेल अवसादी सेलें कहलाती हैं। अर्थात समझ लीजिए, जैसे कोई नदी का प्रवाह चल रहा है, नदी चल रही है या पवन चल रहा है या फिर पहाड़ों से बहुत सारे हवाओं से बर्फ गिर रहे हैं, अवसाद गिर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करती है, एक परपटी का निर्माण कर देती है और उस परपटी में जो ठोस बन जाती है उसी को ही अवसादी बोलते हैं। ये जब यहाँ से गिरेगी या पवने या फिर जल, जो भी मिट्टी है अवसाद लेकर आएगी, वो एक जगह इकट्ठा होकर एक कठोर चीज़ का निर्माण कर लेगी और वो कठोर चीज़ ऐसी बन जाएगी कि वो भूपरपटी पर हमेशा के लिए परमानेंट रहेगी, जिसको हम खुदाई के ज़रिए से ही हटा सकते हैं। कायांतरण सेल या रूपांतरण सेल। कायांतरण का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। समय के साथ साथ या फिर कोई हलचल के द्वारा इनके जो स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इन्हें कायांतरण या रूपांतरण सेल कहा जाता है। दाब, आयतन, तापमान। यदि हम किसी भी एक वस्तु पर दबाव डालते हैं, ठीक है, प्रेशर डालते हैं, तो उसका जो आकार होता है, स्वरूप होता है, वो बदल जाता है। यदि उसका आयतन हम कम कर देते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है। तापमान अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तापमान ज़्यादा होगा तो या फिर कम होगा तो भी उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रक्रिया को कायांतरण सेलों का निर्माण कहा जाता है। ये अवसादी सेलों के दबाव, ताप, आयतन में परिवर्तन है, तब कायांतरण सेलों का निर्माण होता है। प्लेटॉइंस के खिसकने से और दबाव सेल अंदर की ओर खिसकने लगती है। इस दबाव से ये अवसादी सेलें टूटने लगती हैं। यदि हम दबाव डालते किसी भी चीज़ को तो या फिर वो टूट जाती है या फिर वो एक जगह चिपक जाती है। ठीक है, यदि वो कमज़ोर होगी, मुलायम होगी तो वो चिपक जाएगी, अगर सख्त होगी, कठोर होगी तो वो टूट जाएगी और टूटने से इनमें जो परिवर्तन आता है वो देखने को मिलता ही है। नई सेलों का निर्माण होता है जिसे कायांतरण सेल कहा जाता है। अब लास्ट टॉपिक है आपका, हमने खनिजों के बारे में पढ़ लिया। पृथ्वी पर 8 तत्व पाए जाते हैं, कुछ हमने खनिज तत्वों के बारे में ही पढ़ लिया। सेल का निर्माण किस प्रकार से होता है और पृथ्वी पर कितने प्रकार की सेलें मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं कि सेल हैं, सेलों के अंदर भी कुछ भाग होते हैं, वो आपको अपनी बुक से पढ़ लेना। यदि आप इतना भी लिख कर आते हो पेपर में तो आपको अच्छे नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सैली चक्र की बात करें तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो प्राथमिक शैलें कहते हैं। इन चट्टानों पर अपक्षय अपरदन का कार्य आरंभ होता है। ठीक है, अपरदन मतलब कि किसी भूपरपट्टी पर हवा या पवनों के द्वारा मिट्टी का अपरदन होना, एक मिट्टी का उधर दूसरे से हट जाना। अपक्षय का अर्थ भी यही होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण शुरू होना। आग्नेय और अवसादी चट्टानें ताप तथा दाब प्रभावधीन रूपांतरण चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। अवसादी चट्टानें अधिक गहराई पर जाकर पिघलने के बाद फिर से आग्नेय चट्टानें बन जाती है। रूपांतरित चट्टानें भी संगलन द्वारा आग्नेय चट्टानों में बदल जाती है। इस प्रकार चट्टानें अनुकूल परिस्थितियों में अपना वर्ग बदलती रहती है। एक वर्ग की चट्टानों के दूसरे वर्ग के चट्टानों में अर्थात बदलने की प्रक्रिया को ही शैली चक्र कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है फिर उसका अपक्षय या अपरदन के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, फिर वही अवसादी चट्टानों में दबाव या आयतन या तापमान के कारण सेलों में कोई आकार आता है या स्वरूप में परिवर्तन आता है, तब वो रूपांतरण सेल बन जाती है, कायांतरण सेल बन जाती है। इन्हीं को शैली चक्र कहते हैं। अर्थात आग्नेय चट्टान से शुरू हुआ, ये जाके अवसादी में अटक गया, अवसादी से लेके आकार बदला, तापमान में वृद्धि हुई या कम हुआ, दबाव आया तो ये रूपांतरण सेल में बदल गया। इसी को शैली चक्र कहते हैं। आपका ये चैप्टर नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। समाप्ति के साथ साथ मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। हो सके तो शेयर ज़रूर ही करना। यदि आप शेयर करते हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और अपने अपने जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर करेंगे। छुट्टी का टाइम चल रहा है, 11th क्लास चल रही है। छुट्टी के टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार इसको सुन लेना, पढ़ लेना, सब याद हो जाएगा। कुछ रट्टाफिकेशन का टाइम नहीं है, बस आपको ऐसे पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है कि ताकि आप एग्ज़ाम में बिना कुछ याद किए रट्टाफिकेशन करके भी आप लिख सको।
यहीं से मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। लास्ट तक वीडियो के बने रहने के लिए आपसे धन्यवाद कहती हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।